वेलकम टू द रिएक्शन मैकेनिज्म स्टूडेंट्स। हम अभी तक जो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं वो है GOC1, जिसमें हमने IUPAC नेमिंग और आइसोमेरिज्म देखा। देन हमने पढ़ा था GOC2, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखे, -I + I, -M + M, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड आपके एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब हमने GOC2 के अंदर देखा था। ठीक, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में जो हमारी सीक्वेंस रहेगी पढ़ने की वो कुछ इस तरीके से रहेगी। सबसे पहले हम सीखेंगे कि बॉन्ड टूटते कैसे हैं, किन किन टाइप से टूटते हैं, ठीक है, उनके टाइप्स, उनके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है बॉन्ड ब्रेकिंग की, है ना। क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये भी समझ लें आप सभी। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिएक्शन अगर खुद से करवानी है, सेकंड बुक में जितनी भी रिएक्शन है आपके 200-250 के आसपास, तो रिएक्शन मैकेनिज्म आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ रटनी पड़ती है और रटना पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि खुद से आप प्रोडक्ट बनाएं, खुद से बॉन्ड तोड़ें, पता चले आपको क्या होना है उसके बीच में, कैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, कैसा सॉल्वेंट लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म पहले पढ़ रहे हैं। ये NCERT वगैरह में नहीं होता है, हम JEE नीट के अंदर इसको करते हैं। सेकेंड पॉइंट, अब बॉन्ड तो टूट गया, बॉन्ड जब टूट गया तो कैटायन एनायन बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे आपके, तो इनको कहते हैं इंटरमीडिएट्स। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम, बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद इंटरमीडिएट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। देन सॉल्वेंट भी होता है आपके, जब एरो के ऊपर नीचे आप कोई कंपाउंड देखते हैं तो वो सॉल्वेंट होता है आपका, उसका क्या इफेक्ट होता है वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। देखिए कोई भी चीज़ फालतू नहीं लिखी जाती इक्वेशन के अंदर, ओके। देन सब कुछ हो गया तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा हमारे पास, नए बॉन्ड बनेंगे पुराने टूट के, है ना। तो वो कौन कौन से होते हैं वो सारा देखना है इसके अंदर, किस तरीके से होता है वो सारा। एंड लास्ट ये सारी जो मेन 4 आपके पहिए हैं रिएक्शन के, गाड़ी के, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन आपके कोर्स में है, ठीक है, वो किस तरीके से होती है, क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है उनके लिए, किस तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें, वो सारा हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर देखेंगे। तो ये हमारी सीक्वेंस है रिएक्शन मैकेनिज्म की, ठीक है। एक एक करके सभी को अच्छे से समझते हुए चलेंगे ताकि हमें रिएक्शन समझने में कोई दिक्कत ना आए, खुद से आप खुद से ही करवाने लग जाओ, ओके। मुझे बस खाली रिएजेंट वगैरह बताने रहेंगे, फिर 40-60% काम यहाँ हो जाता है रिएक्शन का, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग 2 टाइप से होती है। पहला टाइप होता है उसमें होमोलिटिक। पहला टाइप कौन सा होता है? होमोलिटिक टाइप होता है। देखिए होमो मतलब सेम होता है, ठीक है। लिटिक मतलब जनरली ब्रेकिंग वगैरह के लिए यूज़ में करते हैं लिटिक वर्ड। होमो का मतलब होता है सिमिलर या सेम टाइप का, लिटिक मतलब टूटना, ठीक है, मतलब कुछ सिमिलर वे में टूटने जा रहा है आपका। यहाँ से ये हिंट मिल रहा है हमको लैंग्वेज से, ठीक है। होमो का क्या मतलब होता है? सिमिलर, मतलब इक्वल इक्वल टाइप से कुछ टूटेगा, इसके नाम से पता चल रहा है। ये पहला टाइप है आपके, ठीक। अब देखिए कैसे हो सकता है ये, उसको भी मैं बताता हूँ। जैसे लाइक कोई 2 एटम ऐसे है जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, डेल्टा EN कैसा है उनका? 0, ठीक है। ये 2 कोई एटम है जिनके बीच में एक कंपाउंड बना हुआ है, आपका मॉलिक्यूल बना हुआ है बॉन्ड बन के, ठीक। जब हम इस पे अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, पास करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है? देखिए फ्री रेडिकल। ये जब एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है तो इसको कहते हैं हम फ्री रेडिकल, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए इस बॉन्ड के अंदर ये जो ए के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयरिंग में। क्या करते हैं ये, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। ये जो मैंने अभी अभी एरो लगाया ये हाफ एरो होते हैं। ये जो एरो लगाया अभी मैंने ये हाफ एरो होता है, इसको फिश हुक एरो भी बोलते हैं। फिश के हुक के जैसा होता है, फिश को पकड़ने जब जाते हैं, ठीक है, फिश हुक एरो, तो वैसा ही कुछ शेप होता है उसका जिसमें मछली को फंसाते हैं वो, तो इसलिए इसका नाम है फिश हुक एरो,
ठीक, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने ले लिया, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेके बैठ गए। तो ऐसे बॉन्ड कब कब टूटेंगे, इस तरीके से क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे एक यूवी रेज हमने डाली, ये एक कंडीशन हुई इसके लिए। एक कंडीशन ये भी हुई कि डेल्टा एन जीरो, और देखिए डेल्टा एन जीरो यानी ये बॉन्ड नॉन पोलर है आपका, है ना। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं होगा तो पोलर कहाँ से होगा, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड हुआ आपका। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है, अगर यहाँ पे ए बी टाइप का लें, जैसे ये देखिए दोनों सिमिलर ना हो, दोनों अलग अलग हो, तो इनका डेल्टा एन कैसा होना चाहिए, काफ़ी लो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत नियरली। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अगर इन पे भी डाली जाए, यूवी रेज पास करवाई जाए, तो इसमें भी सेम चीज़ होगी, इसमें भी सेम चीज़ होगी। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ही ले लेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती तो जिसकी ज़्यादा होती वो अपनी तरफ खींच लेता, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, तो बराबर बराबर बांट लेंगे ईमानदारी से, और प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, फ्री रेडिकल के फॉर्म में बनाएंगे। तो देखते हैं इसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए। ये तो इसका एक तरह से जनरल रिएक्शन हुई, इसकी कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस फॉर होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक, बॉन्ड कैसा होना चाहिए, बॉन्ड शुड बी नॉन पोलर, क्योंकि पोलर हो गया तो कोई अपनी तरफ खींच के लेके चला जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, और सोलवेंट भी कैसा होना चाहिए, वो भी नॉन पोलर होना चाहिए, क्योंकि अगर पोलर ले लिया तो वो इंड्यूस कर देगा चार्ज उसके अंदर और पोलरिटी डेवलप कर डालेगा। तो ये भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक, अच्छा और क्या कंडीशंस होती है, और कंडीशंस देखते हैं इसके लिए कि क्या क्या ज़रूरी है। देखिए, तो उसके लिए मैं एक सिंपल नेमोनिक्स देता हूँ आपको, ताकि याद रहे आपको सारी कंडीशन। हेल्पर, यहाँ स्पेलिंग अलग आएगी हेल्पर की, क्योंकि नेमोनिक्स है, हमारे याद रखने के लिए है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एच किसके लिए है, एच है आपका हीट के लिए। जब हीट दी जाए, ठीक है, और नॉन पोलर हो ये सारे, और हीट दी जाए तो भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए, ठीक है, तब भी ये क्लीवेज होने के चांसेस रहेंगे आपके। जब लाइट यानी यूवी रेज आपकी, ठीक है, लाइट, लाइट भी कौन सी, यूवी वाली, अल्ट्रावायलेट, या एच म्यू भी लिखा हुआ आता है कई बार इस पर। ठीक है, एक ही चीज़ है। पी फॉर पेरोक्साइड, पेरोक्साइड अगर सोलवेंट है तो वो भी आपके क्या करवाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा। ठीक, और कोई फ्री रेडिकल ही आ जाए, कोई क्या आ जाए, फ्री रेडिकल खुद ही आ जाए, तो वो भी क्या करवाता है, होमोलिटिक ही करवाता है। ये भी जब रिएक्शंस आएगी तो हम देखेंगे एक एक करके, अभी जस्ट कंडीशंस लिख रहे हैं हम, रिएक्शन मैकेनिज्म में जस्ट कंडीशंस लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके कंडीशंस हुई कब कब होमोलिटिक क्लीवेज होगा उसके लिए। ठीक, याद रखने में भी आसानी रहेगी, नेमोनिक्स हैं इसलिए। सेकंड पार्ट पे आते हैं हमारे, सेकंड पार्ट है बी टाइप, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक, देखिए हेट्रोलिटिक आता है किसके लिए, हेट्रो यानी वही डिफरेंट टाइप से कुछ टूट रहा होगा, वो सिमिलर टाइप से टूट रहे थे, तो ये डिफरेंट टाइप से टूट रहा होगा। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखते हैं उसको। जैसे लाइक ए बी कोई कंपाउंड है, ठीक, अब इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे कैसा बनेगा प्रोडक्ट हमारे पास, देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो इस पर तो लोन पेयर आ जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास जो थे शेयरिंग में, वो सारे चले गए, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, केटायन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म होते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर। जबकि
होमोलिटिक के अंदर क्या होता है, फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं आपके, यानी आपके ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफ़ी, जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो अच्छा खासा है, और कोई पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, आपके हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, अच्छा इसमें यहाँ पे कंडीशंस वगैरह क्या देनी है वो भी लिखेंगे हम। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके, जैसे लाइक HX लेते हैं इस बार, ये HX लिया। ठीक है, कोई कंडीशन लगाई हमने अप्रोप्रिएट, तो ये किस तरीके से टूटेगा, X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये तो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, और H की कम होती है तो ये दे देगा, क्या बन जाएंगे, केटायन एनायन बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं, जब कार्बन का बॉन्ड किसी मेटल से हो उनको कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक। ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है अगर, तो देखिए मेटल्स तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देती ही है, लेती तो है ही नहीं वो कभी। कार्बन अपना दोनों साइड गुड़क सकता है, ले भी सकता है दे भी सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो देने को तैयार है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, इस बार कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, इस बार कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, और मेटल तो हमेशा आपके पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड टूटते हैं। इनकी कंडीशंस भी नोट कर लेते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज के लिए क्या क्या कंडीशंस है, देखिए कंडीशंस नोट करें हेट्रोलिटिक के लिए। देखिए बॉन्ड कैसा होना चाहिए इसके अंदर, नॉन पोलर के पोलर, पोलर होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, पोलरिटीज बनेगी आपकी। ठीक है, और सोलवेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, जो कि इंड्यूस कर पाए और अच्छे से तोड़ पाए उसको। ठीक है, तो देखिए हर चीज़ का यूज़ है, इसको और सोलवेंट इफेक्ट में और अच्छे से देखेंगे हम कि कैसा सोलवेंट लिया जाना चाहिए पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, इसमें जनरली जो अटैकिंग स्पीशीज आएगी आपके, अटैकिंग स्पीशीज वो आएंगे आपके एसिड या बेस, क्योंकि ये पोलर होते हैं आपके, है ना। जल्दी से जैसे वो ROH में H+ दे दिया था वो फिर टूट गया था वो बॉन्ड फटाफट, तो बस इसी तरीके से एसिड या बेस जनरली रहते हैं। दूसरी भी चीज़ें हो सकती है, केमिस्ट्री है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, अब देखो एक्सेप्शन का नाम लिया है तो दिखाई देता हूँ आपको एक एक्सेप्शन। अभी अभी हमने देखा जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी हो, सिमिलर हो, जैसे लाइक Cl, ठीक है, ऐसा है कुछ कंपाउंड, और मुझे इससे बनाना है केटायन एनायन। अगर मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक, मुझे होमोलिटिक नहीं करवाना है, हेट्रोलिटिक करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सोलवेंट उसी तरीके से लेना पड़ेगा, अटैकिंग स्पीशीज उसी तरीके से लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये बॉन्ड तो पोलर है नहीं हमारा, बॉन्ड तो नॉन पोलर है, मतलब इसमें चार्जेस इंड्यूस करवाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, चार्जेस क्या करवाने पड़ेंगे, इंड्यूस। तो ऐसा काम कौन कर सकता है, एसिड या बेस। तो एक ले लेते हैं हम इसमें सोलवेंट, अगर FeCl3 अगर ले लेते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है, मीडियम रखेंगे या लो टेम्परेचर रखेंगे, तो होगा क्या, देखो Fe के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स है, Fe के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो वो इस Cl को अपनी तरफ ले सकता है क्योंकि उसके पास जगह है। ठीक है, उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक, तो होता क्या है, ये Cl- के साथ FeCl3 आपका बॉन्ड बना जाता है, मतलब FeClO4-, एक तरह से ये कैसा दिखेगा, FeCl4-, इस तरीके से दिखेगा ये पूरा। ठीक है, दोनों कंबाइन अगर लिखें अगर हम तो, ठीक है, और ये क्या रहेगा Cl+। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, मतलब ये एसिड है, ल्यूइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो ले सकता है, क्यों ले सकता है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। क्या है इसके पास, वैकेंट ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। तो ये जो यहाँ से तोड़ेगा इसको Cl- के रूप में, ठीक है, ये अपने अंदर ले सकता है, तो उसकी वजह से इस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज पॉसिबल है। तो देखिए सोलवेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए उसको भी इंक्लूड किया जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर।
ठीक, हम मनचाहा प्रोडक्ट बना सकते हैं अप्रोप्रिएट कंडीशन और सोलवेंट लेकर के, रिएजेंट और कंडीशंस और सोलवेंट अप्रोप्रिएट लें तो हमारे जैसा प्रोडक्ट चाहिए अगर वो फिजिबल है तो हम बना सकते हैं उसको। उसी के लिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ताकि हम उनके साथ खेल सकें रिएक्शंस के साथ। ओके, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है समझते हैं। ठीक है, इसका बेसिक अप्रोच और इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं आपके वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है यानी इलेक्ट्रॉन रिच। एफिशिएंट को आप और क्या कह सकते हैं, रिच, मतलब भंडार है इनके पास इलेक्ट्रॉन का तो ये दूसरों को दे सकते हैं। ठीक है, लोन पेयर ये डोनेट कर सकते हैं और डोनेट जो करते हैं वो ल्यूइस बेस्ड भी होते हैं, तो एज ए ल्यूइस बेस्ड भी ये वर्क करते हैं। ठीक, ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से और न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स में देखेंगे कौन कौन से होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और अटैक कहाँ करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी होगी डेफिशिएंट साइड पे ही अटैक करेंगे। देखो खुद रिच है, अटैक कहाँ करेंगे, जहाँ डेफिशिएंसी होगी, जहाँ कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। इनकी स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है देखते हैं। स्ट्रेंथ देखने के लिए सीधा सा लॉजिक है, अगर सेम साइज के हैं ऑलमोस्ट, मतलब सेम पीरियड के हैं अगर, तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम चलेगी ऑर्डर बेस्ड, यानी बेसिसिटी का ऑर्डर निकालना आता है तो न्यूक्लियोफाइल का भी निकल जाएगा। और अगर डिफरेंट साइज के हैं, मतलब अगर ग्रुप वाइज अगर दिख रहे हैं आपको एलिमेंट्स, तो आपको बेसिसिटी का उल्टा कर देना है न्यूक्लियोफिलिसिटी में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स में आपके बल्कीनेस नहीं होनी चाहिए, हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। ठीक है, हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, जितनी कम हिंड्रेंस होगी अटैक करने के लिए आसानी से बॉन्ड्स के बीच में घुस जाएगा ये। अगर पहले खुद ही बड़ा है तो जहाँ अटैक करने जा रहा है वहाँ बॉन्ड के बीच में फंस कर रह जाएगा। तो स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ का अटैक करने की कैपेबिलिटी। जो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मतलब वो आसानी से अटैक कर जाएगा किसी के भी ऊपर। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल वीक है यानी वो अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, उसको और भी सोलवेंट वगैरह के इफेक्ट लगाने पड़ेंगे अटैक करवाना है अगर तो। ठीक है, तो देखिए सिंपल से कुछ एग्जांपल्स हैं। CH3OHF ये सेम पीरियड के हैं आपके। ठीक है, सेम पीरियड के हैं तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा, है ना। तो बेसिसिटी कैसे देखते थे सेम पीरियड में हम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इन्वर्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा है इसलिए ये सबसे कम बेसिक हो गया। ठीक है, देन हमने इसका भी निकाला था बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जिनको ध्यान नहीं है मैं फिर से बता देता हूँ इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे निकाला था। देखो ये सारे कॉन्जुगेट बेस है आपके, इनके एसिड्स कुछ इस तरीके से हैं, HI, HBr, HCl एंड HF। ठीक है, हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकाला करते थे, H+ निकाल देते थे और साइज बढ़ती थी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती थी, क्योंकि H आसानी से निकलने लग जाता था, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होने की वजह से साइज बढ़ जाती है, तब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाता है आपका। ठीक, तो ये हमारा था एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इतना क्लियर। ठीक है, और अगर इसमें से H+ निकाल दूँ तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब कॉन्जुगेट बेस बन गए हमारे तो एसिडिक का उल्टा होगा ऑर्डर, एसिड का उल्टा बेस होता है इसलिए। ठीक है, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। या फिर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी देख सकते थे, F छोटा है, इनमें सब में बराबर इलेक्ट्रॉन है तो जो छोटी जगह पे उतने के उतने इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा डेंसिटी है ना। छोटी बेंच पे आप 4 जने बैठे हो, एक बड़ी बेंच पे 4 जने बैठे हो तो डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, छोटी वाली पे। तो डेंसिटी जहाँ ज़्यादा वहाँ बेसिसिटी ज़्यादा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इससे भी निकाल सकते थे हम। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसे निकालते थे। और जब आपके साइज अलग अलग हो तो बेसिक का उल्टा न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ निकालनी है। बेसिसिटी निकालना अगर आती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आराम से निकल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और चार्ज डेंसिटी, अदरवाइज आप यहाँ के इसके साथ कंफ्यूज हो जाओगे कि सर चार्ज डेंसिटी तो यहाँ ज़्यादा है तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था इस रिलेशन के हिसाब से तो। ठीक है, तो ये ऐसे कन्फ्यूज़न होते हैं, इसलिए अप्रोच क्लियर चाहिए। ये कब लगाना है आपको, देखिए जैसे लाइक H2O है ना, और एक इसका
जब H+ निकल जाएगा तो ये ऐसा बनेगा, NH3 है अगर, तो इससे जब निकल जाएगा तो कैसा बनेगा, NH2- कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि न्यूट्रल स्पीशीज से उनके जो एनायन बनते हैं वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये लगाना होता है एक्चुअली। बाकी तो आप सिर्फ इन दो चीज़ों को ध्यान रखें, बेसिसिटी निकाल दें, सेम पीरियड के हैं तो सेम ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का, और अगर अलग अलग साइज के हैं, ठीक है, तो बेसिसिटी का उल्टा कर देना है, सीधी सी ध्यान रखना है। और अगर कभी सेकेंडरी टर्शरी इस टाइप से दिए हैं तो आपको हिंड्रेंस जिसमें कम होगी वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी के पॉइंट्स हो गए आपके। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जो बार बार काम आएंगे रिएक्शन के दौरान, तो उनको ट्रिक्स के थ्रू हम याद रखेंगे। कैसे करेंगे, देखो नेमोनिक्स बनाए गए हैं। शर्मिली सयानी, इंडियन और हॉलैंड नर्तकी, बुरी फंसी, ऐसी तो कोई फंसे पानी में, ठीक है। कोई डांसर है, नर्तकी है, इंडियन और हॉलैंड जगह की, ठीक है, तो वो कहीं फंस गई है पानी में, और जो देखने वाला वो दुआ कर रहा है कि ऐसा तो कोई नहीं फंसना चाहिए। तो इस तरीके से बनाया गया है। शर्मिली इज़ फॉर SH-, देन CN-, I-, और हॉलैंड OH-। नर्तकी में आप यहाँ पे N3- ले तो और अच्छा है, ठीक है। बुरी फंसी, ऐसी तो कोई, एसीटेट के लिए ऐसी तो, ठीक है। क्लोरीन के लिए कोई, वर्ड से मिलते जुलते वर्ड्स डाले गए जिससे आसानी से ऑर्डर याद रहेगा आपको। क्योंकि होता क्या है, जब सोलवेंट, दो तरह के सोलवेंट ले लें या कोई अटैकिंग स्पीशीज़ में, ये जैसे लाइक दोनों चीज़ें आ रही तो कौन पहले जाएगा अटैक करने, तो ये पहले जाएगा अटैक करने, ऐसे पता चलता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल के, कि न्यूक्लियोफाइल कैसे दिखते हैं। दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव और न्यूट्रल। नेगेटिव में आपके जो भी एनायंस हैं H+ निकलने के बाद या और किसी की वजह से, तो वो सारे आएंगे इसके अंदर। और न्यूट्रल में वो होंगे जो लोन पेयर जिनके पास होता है, जैसे कि देखिए ON, NH3, RNH2, H2O, इस टाइप के, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स में गिने जाते हैं। कुछ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का ये मतलब है कि इनके पास अटैक करने के लिए एक से ज़्यादा साइड होती है। जैसे कि देखो, ये C की तरफ से भी अटैक कर सकता है और N की तरफ से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि इधर नेगेटिव है, इधर लोन पेयर है, तो दोनों साइड से ये पॉजिटिव पे अटैक मार सकता है, डेफिशिएंट साइड पे। NO2 भी कुछ ऐसा ही है, N की तरफ से भी अटैक हो सकता है और O की तरफ से भी अटैक हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके न्यूक्लियोफाइल का क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं इसके, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल पे। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का उल्टा होगा। जैसे एसिड बेस अपने आपस में उल्टे होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में उल्टे होते हैं। देखिए ये क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगे। वो रिच स्पीशीज थे तो ये डेफिशिएंट है, ठीक है। डेफिशिएंट है, कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या करते हैं, ल्यूइस एसिड कहलाते हैं, ठीक है। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल नाम पड़ा इनका। फाइल मतलब अट्रैक्टिंग, लविंग। देन ये कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच साइड होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है ये, RICH। इलेक्ट्रॉन जहाँ रिच होंगे, मतलब अच्छे इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पड़े होंगे, इनको ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये वहाँ अटैक करेंगे, ठीक। ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है, तो एक दिमाग में आता है कि सारे पॉजिटिव क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे, पर ऐसा नहीं है। आपके जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स है, लाइक जैसे सोडियम, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। या मैग्नीशियम ले लीजिए, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये और इलेक्ट्रॉन लेके अपनी स्टेबिलिटी क्यों डिस्टर्ब करेगा। कभी भी कंपाउंड ऐसा काम नहीं करते जिससे उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाए। ओके, ध्यान रहे इस बात का कि हर केटायन आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। अच्छा, ये किस टाइप के होते हैं, ये भी चार्ज और न्यूट्रल दोनों तरीके से हो सकता है। और इन कुछ के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो
इसमें कैसे देखेंगे स्ट्रेंथ, जितना अच्छा ल्यूइस एसिड होगा उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन पेयर लेना है इसलिए ल्यूइस एसिड से कंपेयर करेंगे। न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स देने थे इसलिए हमने बेस से कंपेयर किया था। सीधे साधे लॉजिक्स हैं, आसान सी चीज़ें हैं। देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। देखिए पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ में ये सारे आ जाएंगे आपके इसके अंदर। कुछ एक्सेप्शंस है, फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स, सेकंड ग्रुप की मेटल्स, है ना, ये सारे मेटल्स हैं आपके। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका ऑक्टेट केटायन होते हुए भी कंप्लीट है, जैसे कि देखो NH4+, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इधर भी ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो लोग भी नहीं लेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे, ठीक है। देन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स देखते हैं कुछ, इन पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन इन सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। देखो यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऑक्टेट में, 2 ग्रुप होने की वजह से। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे भी 6 हैं, 6 है। और यहाँ पे देखो Fe वगैरह में तो वैसे भी डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है थोड़ा, तो वहाँ वैसे भी वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये सभी ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं आपके, ठीक। सेम चीज़ यहाँ पे है, ये कुछ एक्सटेंडेड ऑक्टेट है लेकिन इनके पास डी ऑर्बिटल होता है, काफ़ी खाली होता है, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं। तो एक्सटेंडेड ऑक्टेट वाले भी इसके अंदर काउंट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हैं, जब जो सेंट्रल एटम हो उसके अगल बगल 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स लगे हुए हों, अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लगे हुए हों, फिर भी इसमें एक कन्फ्यूज़न ये आएगा CO2 में कि सर न्यूट्रल है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, देखो 4 इधर से और 4 इधर से, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ। एक्चुअली क्या होता है, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को काफ़ी हद तक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और यही पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आपके न्यूक्लियोफाइल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसके साथ बॉन्ड बनवाता है। और जैसे ही बॉन्ड बनेगा यहाँ पे कोई आके, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे ताकि वैलेंसी भी बनी रहे और अटैक भी हो जाए उसके ऊपर, क्लियर है। तो इसी तरीके से इनमें भी होगा SO2 वगैरह में और CH2 वगैरह में, क्लियर है बात, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट हमारा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि कमी है इलेक्ट्रॉन की, क्लियर। देन लिविंग एबिलिटी, देखिए जब अटैक होगा तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन, तो एक किसी को टूटना पड़ेगा, ठीक। तो कौन टूटे, 4 में से कौन टूटे, वो हमें कैसे पता चलता है, लिविंग एबिलिटी से पता चलता है। देखिए धीरे धीरे आपको रिएक्शंस की तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि आप खुद से समझ पाएँ कि रिएक्शंस में एक्चुअली होता कैसे बिना रटे, है ना। खुद के लॉजिक्स के साथ आप डिसाइड कर पाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। देखते हैं लिविंग एबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। देखिए लिविंग एबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे डिपेंड करती है, ठीक है। देखिए वो जब ग्रुप बाहर निकल के जाता है, जैसे कि मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी लेक्चर के दौरान, इसने अटैक किया इसके ऊपर, तो ये जैसे ही अटैक हुआ तो ये बाहर निकला, ये बाहर निकला तो क्या बना था, इधर तो CH3OH बन गया था और साथ में क्या बना था, X-, देखो एनायन बना था, ठीक है। लिविंग ग्रुप कौन हो गया यहाँ पे, ये हो गया लिविंग ग्रुप, ठीक। ये जितना अच्छा स्टेबल होगा निकलने के बाद उतना ही जल्दी निकल जाएगा, और अगर अनस्टेबल रहा तो वो निकलना ही नहीं चाहेगा, वो बंधा रहेगा उसके साथ ही, ठीक है। तो यही होता है, हमें स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देखना होता है लिविंग ग्रुप के साथ, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ से, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन अच्छी है, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बहुत सीधे सीधे से लॉजिक्स हैं, सब जुड़े हुए हैं आपस में, इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ये कुछ ग्रुप्स के ऑर्डर है, बेसिक है। देखो जब ये बाहर निकलेगा तो I- बनेगा और इसकी साइज बड़ी होने की वजह से ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर झेल सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से एक स्टेबल एनायन है, इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप साबित होता है। देन RBr, देन RCl, देन RF, ठीक है। ROH2+ की लगभग इसके बराबर पाई जाती है, ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटाज हैं, ठीक है। देखिए ROH और ROH2+, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, यहाँ से ही पुअर लिविंग ग्रुप स्टार्ट हो जाते हैं आपके,
और ये सारे गुड लिविंग ग्रुप माने जाते हैं। ठीक, यानी ये आसानी से निकलेंगे, ये थोड़े आसानी से नहीं निकलेंगे, इनके लिए और एक्स्ट्रा हमें कंडीशंस प्रोवाइड करवानी पड़ेगी निकालने के लिए। देखिए अभी कैसे काम आएगा, जब एल्कोहल चैप्टर आएगा और हमें ROH की जगह RX लगाना होगा, ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसको हमें पहले OH2+ में कन्वर्ट करना पड़ेगा H+ देकर, फिर उस पर किसी का अटैक करवाएंगे, जिसको भी लाना है इसकी जगह पे उसका अटैक करवाएंगे, तो ये आसानी से निकल जाएगा। डायरेक्ट यहाँ नहीं करवा सकते क्योंकि ये तो निकलता ही नहीं है, इसको पहले H+ देना पड़ता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा के, ठीक, उसके बाद OH2+ जैसे ही बना फिर अटैक करवा दो, फिर ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन बहुत आसान हो जाती है बेसिक्स समझने के बाद। रिएक्शन मैकेनिज्म जब पूरा हो जाएगा तो और भी आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिए कुछ स्पीशीज़ ऐसी है जो दोनों तरीके से आपके बिहेव करती है कंडीशन के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी और न्यूक्लियोफाइल की तरह। वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि उनके ऊपर अटैक करने कौन आ रहा है। अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर जाएगी, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर जाएगी। वो रिएक्शंस में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये कब होता है? जब कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड होते हैं इन एटम्स के साथ, ONS के साथ, ठीक है, या SON से याद रख लो, सन के साथ जब मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो याद रह जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे CHO दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ये कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन का O के साथ, ठीक है, O के साथ मल्टीपल बॉन्ड आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इफेक्ट से ऊपर तो आ जाएगा Δ- और नीचे आ जाएगा Δ+। ये Δ- एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करने लग जाएगा आपका, और ये Δ+ आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करने लग जाएगा। इस तरीके से ये दोनों तरीके से बिहेव करते हैं सारे के सारे। क्लियर है बात? और देखिए ये कुछ एलिमेंट्स पहले भी बता चुके हैं, ना तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करते हैं ना ही न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये स्टेबल है, अपने आप में ही मस्त है, ना इलेक्ट्रॉन देंगे ना इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, इसलिए दोनों की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो ये आपके थे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप एबिलिटी।